अस्सलाम वालेकुम भाई। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ 1 साल हो गया। लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मुस्लिम भी सहयोग नहीं किया ठीक तरीके से। अरे हमको क्या ज़रूरत है, मेरा क्या चला जाएगा, जिस दिन जो होगा देखा जाएगा। हाँ, सरकार ऐसे ही हमको निकाल देगी, मतलब अनाप शनाप बात जो है। जहलियत जो है ना, इंसान मुस्लिम के अंदर में ज़्यादातर जहलियत ज़्यादा है, पढ़ा लिखा तो है नहीं। और अगर कोई दूसरा आदमी कोई बात बोलेगा भी तो उस पर हुज्जत करेगा, हुज्जत करके उसमें बहस में बदल देगा। बहस करने से काम तो नहीं होता है ना। जहाँ कागज़ दिखाने की बात आएगी वहाँ बहस से काम नहीं चलेगा, वहाँ कागज़ दिखाना पड़ेगा। और मुसलमानों में एक दो और ख़ासियत है। थोड़ा पैसा हुआ, अपनी फैमिली को अलग किया, माँ बाप से दूर हो गया, अपना घर द्वार बनाया, अलग रहना सहना शुरू कर दिया। बच्चे को भी नहीं बताता कि उसका दादा कौन है, उसका घर कहाँ है, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल बाइकाट कर देता है। ऐसा लगता है कि बस हो गया, उसकी जनरेशन वहीं से शुरू हुई है। और ये चीज़ इतनी खतरनाक है मुसलमानों के लिए, ये बहुत बड़ी खतरनाक साबित होगी। जिसको अपने बाप दादा का नाम और परदादा का नाम नहीं मालूम, उसका जनरेशन कहाँ से आया ये नहीं पता, उसकी पीढ़ी कहाँ से आई ये नहीं पता, उसका परदादा कौन है, कहाँ उसका घर था, कुछ नहीं पता। अगर और फिर जब डॉक्यूमेंट की बात आएगी कि भाई 1971 से पहले का डॉक्यूमेंट दिखाइए, कहाँ से लाएगा डॉक्यूमेंट जब उसके बाप ने बच्चे को बताया ही नहीं कि क्या तुम्हारा दादा का नाम क्या है, तुम्हारे दादा कहाँ के रहने वाले थे, हम कहाँ से आए हैं। हमेशा उसको बता के अरे हम तो शहर में आ गए, हम शहर के रहने वाले हैं। सब शहर में थोड़ी नहीं पहले से जा कर के रहा है। और शहर वाले का तो और बुरा हाल होगा, क्योंकि उनके पास 10 साल का पीछे का रिकॉर्ड नहीं होगा। 70 साल की बातें छोड़ दीजिए, 50 साल पीछे का पुराना डॉक्यूमेंट 1971 से पहले का। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि क्या कहते कि अपने आप को सोचे समझे, बहस ना करें। कोई आदमी अगर बताता है तो उससे पहले तरकीब पूछे कि किस तरीके से क्या करना है और किस तरीके से हमें काम करना है। अभी अगले साल हो सकता है कि एनपीआर भी शुरू हो जाएगी, और एनपीआर ही जो है वो एनआरसी का रूप है। ठीक है, तो सोच समझ के क्या जवाब देनी है, क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखे, कैसे तैयार करना है। पहले तो ये देखे कि क्या कहते हैं कि विरोध अगर होगा, एनआरपी का बाइकआउट होगा, तो एनआरपी का अगर बाइकआउट होता है, कोई अगर कागज़ नहीं दिखाए तो कोई मुश्किलें नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि कागज़ नहीं दिखाए तो कुछ जाएगा ही नहीं रिकॉर्ड में। लेकिन अगर कागज़ किसी ने दे दिया, आधा कच्चू कागज़ दे दिया, आधा सही आधा जो मन में आया लिखवा दिया। जैसे आता है कि आपके अब्बा का नाम क्या है, अब्बा का नाम लिखा दिया, स्पेलिंग देखा नहीं क्या है नहीं है। तो सबसे बेहतर ये है कि कोई भी चीज़ हो तो अपना डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं है किसी का, तो डॉक्यूमेंट सही तरीके से करवा ले। अब्बा का नाम सही नहीं है, अब्बा का नाम सही करवा ले। अब पूरा रिकॉर्ड देके पीछे से मेरी जनरेशन कहाँ से आ रही है, वो पूरी जनरेशन का रिकॉर्ड निकाले। रिकॉर्ड निकालने के बाद अपना रखे। ज़रूरत नहीं कि उसकी ज़रूरत आज ही पड़ जाएगी या कल पड़ जाएगी या नहीं पड़ेगी, नहीं पड़े अच्छी बात है। लेकिन हमारे बच्चे को या हमारे जनरेशन को तो पता होना चाहिए ना कि हमारा जो पिछली जनरेशन है, हम किससे आ रहे हैं, बिलोंग किससे कर रहे हैं, मेरा ख़ानदान कहाँ से आया, पहले वो कहाँ रहते थे। ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं तो प्रोटेस्ट हुआ, मुसलमान ने भी साथ नहीं दिया प्रोटेस्ट का ठीक से। 100 में से एक दो आदमी क्या कहते हैं प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था, बाकी लोग नहीं हुए थे शामिल मुस्लिम। उनका ये कहना था अरे हमारा क्या हो जाएगा, हम किस लिए जाएं, हमारे ऊपर थोड़ी नहीं कुछ आ जाएगा, हमारे पास तो सब कुछ है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, या ऐसा ऐसा अनाप शनाप कह करके चलो वो भी प्रोटेस्ट ख़त्म हो गई। सरकार ने कुचल दिया, कुछ नहीं हुआ। अब आ गया किसान के मुद्दे पे आ जाइए। किसान का प्रोटेस्ट हो रहा है, 1 महीना हो गया, 1 महीना 1 दिन हो गया। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अपना काम शुरू किया और मीडिया ने जैसे मन में आ रहा है उसको जो चाहिए वो दिखा दे रहा है सरकार के फेवर में। बस ये दिखा दे रहा है कि भैया ये जो यहाँ पे बैठे हुआ है 200-400-500 लोग हैं और ये पैसा लेकर के आ रहा है। तो भाई तो इतना बड़ा पैसा उसको दे कौन रहा है जब पैसे ही लेकर के लोग बैठे हुए हैं
तो गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस है, सारी चीज़ें हैं, वो देखे कौन पैसा दे रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, रोज़ का दिहाड़ी कौन दे रहा है, उसको पकड़े। सरकार के खिलाफ तो ये तो बहुत बड़ी षड्यंत्र हो गया ना। अगर सरकार ये कह रही है कि पैसे लेकर के आ रहा है तो ये एक षड्यंत्र है गवर्नमेंट के खिलाफ। अब गवर्नमेंट के साथ अगर षड्यंत्र रच रहा है कोई भी, तो उसके पास तो सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं हैं, उससे देख के अरेस्ट करे उसको। कौन लोग हैं कि जो पैसे बांट रहे हैं भाई, किसान को आंदोलन में बुलाने के लिए कौन 200-500 रुपया रोज़ दे रहा है दिहाड़ी। जो लोग कहते हैं कि भाई 500-500 रुपया में लोग आ जाते हैं, मिल जाते हैं, वहाँ पे आकर के सब दिहाड़ी मजदूरी कमा रहे हैं, अच्छी बात है। दिहाड़ी मजदूरी कमा रहा है तो पकड़ना चाहिए ना सरकार को, बोलने से कुछ नहीं होता है। अब गवर्नमेंट जब मन में आ रहा है, जो आ रहा है बोल दे रहा है, दोगला है, ये है, वो है, वहाँ मुट्ठी भर किसान है। अरे भाई वो मुट्ठी भर किसान है, आपके किसी भी कानून से अगर उसको आहत हुई है, उसको तकलीफ़ है, तो उसकी बात मानिए। आप उसके बदले में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप खुद प्रोटेस्ट करके ये दिखा रहे कि नहीं भैया देखो हमारे फेवर में तो ज़्यादा है, आपके फेवर में कम है। ये कोई कबड्डी का मैदान थोड़ी नहीं खेल रहा है, वो कबड्डी खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है का कि आप अपना बहुमत दिखा रहे हो कि भैया हमारे पास ज़्यादा आदमी, तुम्हारे पास कम आदमी, इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये बहुत गलत बात है। और ये आंदोलन को एक बात समझ लीजिए कि ये आंदोलन अगर ख़त्म हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर में किसी के हाथ में इतनी दम नहीं है, कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के भी अगर खिलाफ कोई भी कानून आया, किसी के अंदर इतनी दम नहीं कि वो सरकार के खिलाफ वो फिर आवाज़ उठा सके। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी या कोई भी आए, लेकिन कोई भी सरकार बन जाए उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा सकता है। उसकी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। क्योंकि अभी नया ट्रेंड हो गया है कि तुम प्रोटेस्ट करोगे तो हम भी तुम्हारे बदले में काउंटर प्रोटेस्ट करेंगे और दिखाएंगे कि हमारे में तो ज़्यादा आदमी, तुम्हारे में तो कम आदमी थे, इसलिए तुम हल्के हो गए और हम आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को बात माननी चाहिए। और अगर वाकई कृषि कानून बिल वो नहीं चाहता तो क्यों आप दे रहे हैं ज़बरदस्ती? हटा दीजिए उसको, ख़त्म कीजिए। ख़त्म करने के बाद जो भी कुछ है उसको फिर देखेंगे क्या करना है। अब आगे की बात नहीं मालूम, आगे की बात आपकी अपनी है, आप लोग समझिए किस तरीके से क्या करना है और किसान का समर्थन कीजिए। वो इस वक्त किसान नहीं है। देखिए सवाल ये है कि अगर कोई भी स्टॉक कर लेगा आपके सामान को, वह तो सस्ते दाम में स्टॉक कर लेगा, ठीक है। और जब पॉलिसी वो बनाएगा बाज़ार को ख़त्म करने के लिए, जब बाज़ार का एमएसपी जब ख़त्म हो जाएगी तो बाज़ार ख़त्म हो जाएगा, बाज़ार में कोई ख़रीदने वाला नहीं रहेगा प्राइवेट के अलावा। और इनको भी ख़रीदना जब रहेगा तो ये अपना एक ऐलान घोषित कर देंगे टाइम, भाई 10 दिन के अंदर में हमको आपका माल ख़रीदेंगे, 10 दिन के बाद आओगे तो हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो अब मजबूरी रहेगी किसान की भी कि उतनी ही टाइम के अंदर में उसको बेचना भी है सामान, और जो रेट देगा वो रेट लेकर के वो चुपचाप घर जाना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं रहेगा ना कोई भी दूसरा, क्योंकि बाज़ार ख़त्म हो जाएगी तो ऑप्शन ख़त्म। अब क्या होगा कि जब वो सारा सामान उठा करके वो स्टॉक कर लेगा, स्टॉक करने के बाद वही सामान जब 6 महीने के बाद जब वो बेचेगा, जब रेट बढ़ेगा तो वो बेचना शुरू करेगा। वो थोड़ा निकालेगा, जितनी ज़रूरत है इसलिए वो थोड़ा थोड़ा निकालेगा कि महंगाई कम ना हो, बढ़ती जाए। और इसमें गवर्नमेंट को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा जो मौजूदा सरकार होगी उसको फ़ायदा है। क्योंकि अगर 100 वो 50 रुपया कमाएगी तो उसमें से 2 रुपया सरकार को दे देगी सीधे, वो चंदा के रूप में दे देगी, लीजिए भैया इससे आप ऐश कीजिए। टैक्स तो अलग दे रही है लेकिन चंदा के रूप में दे देगा, गवर्नमेंट को मोटा रकम आ जाएगा, जो किसान नहीं देता है, कोई भी नहीं देता, हम भी नहीं देते हैं। तो सरकार उसी का साथ देगी जो पैसा देगा सरकार को। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए और इस बात को सोचिए और किसान का समर्थन कीजिए। जय हिंद।